कैसे हैं आप सभी। आज हम आप लोगों के कहने पर हिंदी मीडियम में जो 12th का सिलेबस है उसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो फर्स्ट जो यूनिट है उसके अंदर रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, जनन, जीवों के अंदर जो जनन प्रक्रिया होती है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, जो यूनिट फर्स्ट है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन। जनन क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ यहाँ पर जीवन अवधि से संबंध एक टॉपिक दिया गया है। जीवन अवधि यानी कि कोई भी जीव है इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव रहते हैं तो उन सभी का एक निश्चित जीवन काल होता है, यानी कि वो उतने ही समय तक जीवित रहते हैं, उसके 2-4 साल आगे 2-4 साल पीछे। तो उसका एक औसत एक लिया गया है, तो उसको हम कहते हैं जीवन अवधि। प्रत्येक जीवों का जो जीवन अवधि काल है वो अलग अलग होता है। जैसे बहुत से ऐसे भी जीव हैं जिनका एक दिन होता है, कुछ घंटे होता है, और बहुत से ऐसे भी जीव हैं जिनका 2000-3000 वर्ष तक जीवन अवधि रहता है। तो जो जीव जितने समय तक इस पृथ्वी पर जीवित रहता है वह उसका जीवन काल कहलाता है या जीवन अवधि कहलाता है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ जीवों को लिया हुआ है। जैसे हाथी है, हाथी का जो जीवन काल है वो लगभग 70 वर्ष होता है। गोरिल्ला है, गोरिल्ला का जो जीवन काल है वो भी लगभग 25 वर्ष होता है। ऐसे ही कुत्ता बिल्ली जो भी है उनका 12 से 15 वर्ष के बीच में जो जीवन काल है वो रहता है ना। मनुष्य है, मनुष्य का 70 वर्ष जो जीवन काल है वो 70 वर्ष लिया गया है। तो अब कोई मनुष्य जैसे 90 वर्ष तक भी रहता है, आपने पहले देखे होंगे 100 वर्ष तक भी बहुत से मनुष्य जिंदा रहते हैं जो पुराने मनुष्य हैं, है ना। ऐसे ही अब किसी की डेथ किसी बीमारी लगने के कारण हो सकता है 40 वर्ष में हो जाए, तो वो एक एवरेज लिया गया है 70 वर्ष। मनुष्य का जो जीवन अवधि है वो 70 वर्ष है। ऐसे ही घोड़े की जो जीवन अवधि है वो 45 वर्ष है ना। बरगद है, बरगद की जो जीवन अवधि होती है वो 200 वर्ष तक बरगद जो है वो जीवित रहता है। आपने सुना होगा कछुआ जो है वो 300 वर्ष तक जीवित रहता है। ऐसे ही पीपल जो है वो पीपल का जो जीवन अवधि है वो 2000 वर्ष तक जीवित रहने वाला एक कह सकते हैं पौधा है, प्लांट है। ऐसे सिकोया जो होता है, सिकोया भी 3000 वर्ष तक जीवित रहता है। तो इस तरह से जो जीवन अवधि होती है वो प्रत्येक जो प्राणी है उसके इस पृथ्वी पर जीवित रहने की जो अवधि होती है उसको हम जीवन अवधि कहते हैं। इंग्लिश में इसको लाइफ स्पॉन कहेंगे। ओके, तो इस तरह से एक टॉपिक ये आता है, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है। जीवन अवधि बताइए कुछ एनिमल्स की जीवन अवधि क्या होती है, किस तरह से। अब यहाँ पर एक टॉपिक है, उसमें दिया गया है मृत्यु। यानी कि आपने देखा होगा जितने भी जीव हैं उनका जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन जितने भी जीव हैं तो उन सभी की जो मृत्यु है वो निश्चित होती है। लेकिन जो मृत्यु होती है किसी भी जीव की तो वो एक निश्चित अवधि के बाद ही होती है। और जो मृत्यु है वो भी दो तरह से होती है। एक जैसे चिकित्सीय मृत्यु, डॉक्टर्स जब आपका किसी भी जीव का या हम कहते हैं मनुष्य का वो हार्ट देख के बता देता है कि इसका हार्ट काम करना बंद कर गया है, तो उसको हम कहते हैं चिकित्सीय मृत्यु। यानी कि जो डॉक्टर्स के द्वारा सर्टिफाइड हो गया वो व्यक्ति मृत हो गया है। बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो कोमा में चले जाते हैं, उनका पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है लेकिन उनका हार्ट काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, तो डॉक्टर्स उसको मृत घोषित नहीं करते। कब तक नहीं करते? जब तक उसका हार्ट काम करना बंद नहीं कर देता। तो किसी भी जीव या किसी भी मनुष्य का हार्ट जब काम करना बंद कर देगा तब चिकित्सीय मृत्यु होती है। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल मृत्यु होती है या इसको हम कह सकते हैं जीव की मृत्यु। जीव की मृत्यु जब उसकी सभी सेल्स काम करना बंद कर देती हैं। आपने देखा होगा कोई भी जो प्राणी होता है तो उसको डॉक्टर्स उसको मृत घोषित कर देते हैं, उसके बाद भी उसके बहुत से अंग जो हैं वो जीवित रहते हैं। आपने देखा होगा जब भी ट्रांसप्लांट होता है, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है या बहुत से लोग अपनी आँख को किसी को डोनेट कर जाते हैं या किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो बहुत से ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के वो जीवित रहते हैं, बहुत समय तक जीवित रहते हैं। जब डॉक्टर्स उसको मृत घोषित कर देता है उसके बाद भी वो कुछ घंटे तक जीवित रहते हैं। तो वो
बायोलॉजिकल मृत्यु होगी। हमारे जो शरीर है, हमारा जो शरीर होता है, उसका जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क की जो सेल्स होती हैं वो सबसे बाद में, उसकी जो सेल्स हैं वो सबसे बाद में मृत होती हैं। तो सबसे ज्यादा समय तक हमारा जो मस्तिष्क है वो जीवित रहता है। तो इस तरह से जो चिकित्सीय मृत्यु होगी वो डॉक्टर्स के द्वारा सर्टिफाइड की गई मृत्यु होगी, और जो हमारी जीव की मृत्यु होगी, बायोलॉजिकल डेथ होगी, वो जब हमारा बॉडी, जो हमारी बॉडी है उसकी सेल्स डैमेज हो जाएंगी, सेल्स मृत हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, तब वो हमारी मृत्यु चिकित्सा होगी, बायोलॉजिकल मृत्यु। ओके, तो इस तरह से मृत्यु होती है। लेकिन उससे पहले भी जो हमारा शरीर है, जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कुछ स्टेज आती है। एक स्टेज होती है किशोरावस्था की स्टेज, कुछ समय तक रहती है। उसके बाद की जो स्टेज होती है वो आती है उसकी मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं उसको, है ना, या परिपक्वन अवस्था कहते हैं। उसके बाद आती है उसकी जीर्णावस्था, यानी कि वृद्धावस्था जो आ जाती है। आपने देखा होगा जो वृद्धावस्था होती है उसमें हमारी सेल्स मृत होने लगती हैं और नई सेल्स बनना कम हो जाती हैं या ना के बराबर हो जाती हैं। तो फिर शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। जब झुर्रियां पड़ जाती हैं तो उसको हम जीर्णता कहते हैं, एजिंग, इंग्लिश में इसको एजिंग कहते हैं। और उसके बाद हमारी जो फोर्थ स्टेज आती है वो डेथ की स्टेज होती है। तो किशोरावस्था, उसके बाद परिपक्व अवस्था, उसके बाद जीर्णता और उसके बाद डेथ, ये 4 स्टेज हमारे जीवन में और आती हैं। अब बात आती है यहाँ पर जो टॉपिक है जिसका नाम दिया गया है जीवों में जनन, यानी कि प्रत्येक जीव में अपने समान नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और उससे ही उसका लगातार सतत जो है उसका एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी अस्तित्व बना है। अदरवाइज कोई भी जीव है वो जैसे मनुष्य है 70 वर्ष तक के लिए जीवित है, 70 वर्ष के बाद वो मर जाएगा, तो उसका अस्तित्व कैसे रहेगा। कितने समय से लगातार मनुष्य चला आ रहा है, क्यों चला आ रहा है, क्योंकि नए प्राणी नए जन्म लेते रहते हैं और पुराने जो प्राणी हैं वो मृत होते रहते हैं। तो इस तरह से अपने समान जो भी नए जीव हैं वो पैदा होंगे और उसके बाद जो पुराने हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो उसकी एक सतत बना रहता है। और आनुवांशिक जो लक्षण है, आनुवांशिक जो मटेरियल है, वो भी एक जीन से दूसरे एनिमल के अंदर, दूसरे प्राणी के अंदर ट्रांसफर होता रहता है। तो जनन जो है सभी जीव में एक निश्चित वृद्धि के उपरांत बहुगुणन करते हैं। सभी जीव जो होते हैं वो एक निश्चित वृद्धि करते हैं, वृद्धि होती है उनमें, और वृद्धि के उपरांत वो क्या करते हैं, बहुगुणन करते हैं। बहुगुणन करने की क्षमता होती है उनमें, और इसको हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रजनन। जीवों में जनन जो होती है वो महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, अपने समान नए जीव को उत्पन्न करने और अपना जो आनुवंशिक पदार्थ है वो दूसरे जीव के अंदर स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं जनन। इससे क्या होता है कि जो नए जीव है वो बनते हैं, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि जब क्रोमोसोम्स के अंदर जब एक क्रॉसिंग ओवर क्रिया होती है, जब सेल डिवाइड होगी तो क्रॉसिंग ओवर क्रिया होगी। क्रॉसिंग ओवर होता है तो वो वहां पर म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है, नए कुछ लक्षण बनते हैं। वो नए लक्षण आगे जाने वाली संतानों में पहुंचते हैं। तो ये जो जनन होता है वो 2 तरह का होता है। फर्स्ट है अलैंगिक प्रजनन, दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। अब हम यहाँ पे आते हैं और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, लैंगिक प्रजनन क्या होता है। जैसे नाम ही है इसका, अलैंगिक प्रजनन, यानी कि एक ऐसा प्रजनन जिसमें कोई मिलन नहीं होता, इसमें केवल एक ही एनिमल, एक ही जीव से नए जीव बनते हैं। एक जीव डिवाइड होते हैं और वो डिवाइड होने के बाद, विभाजित होने के बाद नए जीव बन जाते हैं। ऐसा जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक प्रजनन की श्रेणी में आता है। लैंगिक प्रजनन, यहाँ पर 2 अलग अलग तरह के एनिमल होते हैं लैंगिक प्रजनन में, और उनका मिलन होने के बाद फिर नए जीव पैदा होते हैं, तो वो जो है वो लैंगिक प्रजनन में आता है। अलैंगिक प्रजनन बहुत से ऐसे जीव जो एक कोशिकीय होते हैं, लोअर कैटेगरी के होते हैं, और उनमें या बहुत से पेड़ पौधों के अंदर अलैंगिक प्रजनन होता है। ये भी इसकी भी विधियां होती हैं, कहीं जू स्पोर बनता है,
कहीं एप्लेनोस्पोर बनेगा, कहीं बाइनरी फिशन हो जाएगा, कहीं पुनरुत्थान भवन हो जाएगा। तो इस तरह से कई विधियां होती हैं, उसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन में मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, यानी कि नर और मादा युग्मक बनते हैं। उन दोनों युग्मक से उनके गैमीट बनेंगे और उनका फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो इस तरह से लैंगिक प्रजनन आता है। तो अब हम यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन कौन कौन सा होता है, किस टाइप से होता है, कौन कौन सी उसकी विधियां होती हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आता है यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन बाद में लेंगे, पहले अलैंगिक प्रजनन कौन कौन सी विधियां होती हैं अलैंगिक प्रजनन की, कौन कौन से जीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन यानी कि एक ऐसा प्रजनन जिसमें केवल और केवल एक ही जीव भाग लेता है, अलैंगिक प्रजनन है ना। जब एक जनक भाग लेता है, एक जनक भाग लेता है, इसके शरीर में कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं बनते, जननांग नहीं बनते उसके शरीर में। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि युग्मकों के निर्माण और संलयन के बिना होने वाला जो प्रजनन होता है उसको कहते हैं हम अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। दूसरा, इसके द्वारा जो संतानें बनती हैं वो संतानें अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सेम होती हैं, मतलब देखने में जैसा पेरेंट्स होगा वैसी ही संतानें होंगी। तो हम इसको एक तरह से क्लोन भी कह सकते हैं, जैसे क्लोन के द्वारा जो संतानें बनती हैं तो अलैंगिक प्रजनन में उसी तरह की संतानें बनेंगी। जो उनका जेनेटिक मटेरियल होगा बिल्कुल एक ही पेरेंट्स से आ रहा होगा, तो बिल्कुल एक ही पेरेंट्स जैसा ही को दिखाई देगा। तो इस तरह का जो प्रजनन है वो अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। जब एक जनक भाग लेता है, इसके शरीर में कोई भी जननांग नहीं होते, युग्मकों के निर्माण के संलयन के बिना होने वाला जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक प्रजनन होता है। आनुवंशिक दृष्टि से जो जनक होते हैं उसके समान ही संतानें होती हैं, क्लोन बोलते हैं इसको। अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो किस किस में ज्यादा पाया जाता है, प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआन एनिमल होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह वगैरह। दूसरा पॉरीफेरन, जो पॉरीफेरा के एनिमल होते हैं जैसे साइकन है, ल्यूकोस्पोंजिया है, स्पॉन्जिला है, तो ऐसे एनिमल्स में भी ये अलैंगिक प्रजनन होता है। तीसरा निडेरिया, निडेरिया मतलब सीलेंटेटा के जो एनिमल होते हैं, ऑरिलिया, ओविलिया, हाइड्रा वगैरह ऐसे एनिमल्स जो होते हैं इनके अंदर भी अलैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा, जो ब्रायोफाइट्स प्लांट होते हैं, ब्रायोफिलम, मार्केंसिया, रिक्सिया, पॉलिया वगैरह, तो इस तरह के जो ब्रायोफाइट प्लांट्स होते हैं उनमें भी अलैंगिक प्रजनन ही ज्यादा पाया जाता है। कुछ एनिलिड होते हैं, एनिलिड अपना अर्थवर्म जैसे होता है, कहीं टूट जाता है तो दूसरा अर्थवर्म उससे तैयार हो जाता है, तो एनिलिड में पाया जाता है। और इसके अलावा बहुत से जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स भी होते हैं, उनके अंदर भी इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो मिलता है देखने को। ओके, अब बात आती है कि जो रिप्रोडक्शन ये होता है वो किस तरह का होता है। देखो, सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन होता है ये एक विखंडन विधि होती है, मतलब कई भागों में टूटना, विखंडन होना, उसको विखंडन के द्वारा होता है। दूसरा होता है नेक्स्ट प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी एक विधि होती है, उसके द्वारा ये अलैंगिक प्रजनन होता है। तो इसकी विधियां आती हैं, कुछ विधियां आती हैं। तो पहली विधि होती है उसमें विखंडन, दूसरी होती है प्लाज्मोटोमी, तीसरी होती है मुकुलन। अभी हम बाद में इनको और डिटेल में एक एक करके समझाएंगे, मुकुलन। उसके बाद आता है बीजाणु जनन, बीजाणु मतलब कुछ स्पोर्स बनना, स्पोर बनते हैं तो वो उसको कहते हैं बीजाणु जनन। इसके बाद आता है खंडन, कई भागों में टूट जाना, उसका खंडन हो जाना। पुनरुत्थान भवन, जैसे प्लेन एरिया होता है उसको कई भागों में टूट जाता है और फिर प्रत्येक भाग अपना नया पार्ट्स रीजनरेट कर लेता है, तो पुनरुत्थान भवन कहते हैं उसको। नेक्स्ट होता है कायिक जनन, कायिक जनन से यानी कि कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे पौधे, बहुत से प्लांट्स होते हैं, गुलाब की कलम आपने कट करके लगा दी, किसी भी पौधे की कलम कट करके लगा दी, तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आ जाएगा, कायिक जनन में आ जाएगा। इसके अलावा बहुत से और प्लांट होते हैं जिनमें नई कुछ स्टेम है, स्टेम से दूसरे स्टेम बन जाता है, दूसरा प्लांट्स बन जाता है, तो कायिक जनन में आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं विखंडन, विखंडन विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिशन, विखंडन। अब ये जो विखंडन होता है ये प्रोटोजोअन एनिमल के अंदर ज्यादा पाया जाता है। विखंडन यानी कि एक एनिमल से दूसरा एनिमल तैयार होना, विखंडन विधि, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिशन के द्वारा ये तैयार होना।
यहाँ पर ये प्रोटोजन में होता है। अब ये जो विखंडन होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन जो है वो कुछ प्रोटोजोन होते हैं उसके अंदर द्विविखंडन, यानी कि एक एनिमल से दो एनिमल का बनना द्विविखंडन, एक एनिमल से कई एनिमल का बनना एक साथ, तो उसमें आएगा बहुविखंडन। तो यहाँ पर द्विविखंडन की बात करते हैं तो द्विविखंडन आता है सबसे पहले अमीबा। अमीबा के अंदर आएगा, यहाँ पे किस तरह से ये द्विविखंडन होगा, पहले मान के चलिए एक हमने अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसे तैयार कर लिया, एक अमीबा है, यहाँ पर इसका केंद्रक होगा। अब क्या होगा कि इसका पहले जो केंद्रक है वो दो भागों में डिवाइड होगा। तो अमीबा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, है ना, तो ये अमीबा है। अब इसका ये केंद्रक जो है वो दो भागों में ऐसे डिवाइड होने लगेगा, यहाँ पर स्पाइंडल बनने लगेंगे इस तरह से, इस तरह से। फिर इसके बाद का जो स्टेप आएगा वो ऐसे ही आ जाएगा, ये अमीबा है, इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता गोल। तो यहाँ पे दो केंद्रक बन जाएंगे, और दो केंद्रक बनने के बाद फिर यहाँ पर दो अमीबा ऐसे यहाँ बीच में से टूट जाएंगे, और ये दो अमीबा तैयार हो जाएंगे ना। एक केंद्रक ये बना हुआ है, एक केंद्रक ये बना हुआ है, तो एक केंद्रक इसके अंदर आ जाएगा, एक केंद्रक इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से दो अमीबा तैयार होगा, इसको हम कहेंगे संतति अमीबा। ओके, तो इस तरह से न्यू अमीबा तैयार हो गया। तो एक अमीबा है, ये अमीबा स्ट्रक्चर है, प्रोटोजोन होता है अमीबा, आपको मालूम ही होगा। तो एक अमीबा से दो अमीबा इस तरह से ये तैयार होगा। ये प्रोसेस जो होगी वो बाइनरी फिशन यानी कि द्विविखंडन के द्वारा हो जाती है। यहाँ पर एक अमीबा है, इस एक अमीबा से दो अमीबा तैयार होगा। एक अमीबा यहाँ से पहले केंद्रक इसका डिवाइड होगा, केंद्रक के बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और साइटोप्लाज्म के बाद दो अमीबा तैयार हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरा लेते हैं इसमें ही। तो बाइनरी फिशन या द्विविखंडन के अंतर्गत पहला, जैसे मैंने अभी आपको अमीबा बताया, इसके बाद आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होगा, तो दो केंद्रक होते हैं, एक लघु केंद्रक होता है, एक गुरु केंद्रक होता है। तो दोनों केंद्रक तो यहाँ पर डिवाइड होंगे आगे चल के। एक केंद्रक, पहले केंद्रक का विभाजन होगा, एक केंद्रक से दो केंद्रक, दो इस तरह से बन जाएंगे, और फिर ये इसके बीच में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो बीच में से यहाँ से दो अलग अलग साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो दो केंद्रक इधर हैं, दो केंद्रक इधर हैं, तो दोनों से अलग अलग नए पैरामीशियम बन जाएंगे। तो पैरामीशियम में भी, चूंकि पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ होता है, तो पैरामीशियम में भी इसी तरह का डिवाइडेशन होता है। इसके बाद एक और प्रोटोजोन आता है, जैसे यूग्लिना। यूग्लिना जैसे आपको पता ही होगा, यूग्लिना को हम पौधे और जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल होता है। एनिमल के समान कौन से लक्षण होते हैं, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है फ्लैजिला की सहायता से। तो यहाँ पर जो यूग्लिना होगा, यूग्लिना में भी इसी तरह का, जो यहाँ पर ये एक केंद्रक होगा, ये केंद्रक विभाजित होगा, केंद्रक एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाएंगे यहाँ पर। और जब दो केंद्रक बन जाएंगे तो दोनों यहाँ पर ये विभाजन होगा, तो बीच में से होगा डिवाइडेशन। बीच में से जब डिवाइडेशन होगा, इसका साइटोप्लाज्म दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो दो अलग अलग यूग्लिना यहाँ पर तैयार हो जाएंगे, दोनों के अंदर फ्लैजिला आ जाएगा। तो इस तरह का ये विभाजन जो होता है वो बाइनरी फिशन या द्विखंडन के द्वारा ये विभाजन होता है। इसी में दूसरी जो प्रोसेस होती है वो आती है मल्टी फिशन या बहुखंडन जिसे कहते हैं। मल्टी फिशन में क्या होगा कि एक केंद्रक जो होगा वो कुछ विपरीत परिस्थितियों में कई केंद्रक के अंदर विभाजित हो जाएगा, एक केंद्रक से कई केंद्रक बन जाएंगे। बाद में वो सिस्ट ऊपर से एक सिस्ट लेयर चढ़ जाएगी, अमीबा है या अमीबा के ऊपर, तो बाद में वो सिस्ट फटेगी तो वो कई केंद्रक बाहर निकलेंगे। जब कई केंद्रक बाहर निकलेंगे तो बाद में उनका जो साइटोप्लाज्म भी वहां पर आ जाएगा। तो एक से कई अमीबा बन जाते हैं। जैसे ये मैंने एक अमीबा लिया, तो ये कुछ विपरीत परिस्थितियों में क्या होगा, इसमें एक बाहर एक मोटी लेयर, यहाँ पर सिस्ट की लेयर तैयार हो जाएगी, ये इसको हम बोलेंगे सिस्ट। और ये सिस्ट जब तैयार हो जाएगी तो इसके अंदर का जो केंद्रक है वो एक केंद्रक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से उसमें विभाजन होता रहेगा। तो एक केंद्रक से कई केंद्रक तैयार हो जाएंगे। जब कई केंद्रक तैयार हो जाएंगे, फिर जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएगी तो वो सिस्ट, ऊपर की जो सिस्ट है वो फटेगी, ब्रेक हुई।
फटने के बाद ये कई केंद्रक बाहर निकलेंगे और ये कई केंद्रक बाहर निकलने के आए, यहाँ पर निकल के आए और बाद में इनका साइटोप्लाज्म बाहर से तैयार हो गया और एक अमीबा से कई अमीबा तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह का यहाँ पे प्रोसेस जो होता है वो बहुखंडन या मल्टीपल फिशिंग, इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने एक आपको अलैंगिक प्रजनन की एक विधि बताई। ज्यादा विधियां मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा क्योंकि बड़ा वीडियो हो रहा है। तो इस तरह से ये आपको पढ़ना है कि अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन क्या होता है, कौन कौन सी विधियां होती हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पर एक विधि बताई आपको द्विखंडन। इसके बाद की विधियां मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। इसमें अगर कोई परेशानी है आपको तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, पूरा वीडियो देखिए। ओके, धन्यवाद।